हे एवरीवन, वेलकम टू अनीता शिक्षा चैनल। आप लोग देख रहे हैं वर्कबुक क्लास 10th की जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है। और अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आप लोग अनीता शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइव क्लासेस जो कल से स्टार्ट हो गई हैं उनको आप ज़रूर अटेंड करिएगा। टाइमिंग्स आपको चैनल पे जब आप जाएंगे विजिट करेंगे पता चल जाएंगे। वैसे मॉर्निंग में कल का टाइम रहेगा सुबह 10:30 बजे का। तो आज हम करने वाले हैं आपके 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 15। और इस वर्कशीट से आज हम स्टार्ट करेंगे पोइट्री सेक्शन को। और पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स को हम करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के जो अब एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस पोएम को नहीं पढ़ा है, यहाँ पे 3 पोएम की बात मैं करने वाली हूँ। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, और थर्ड पोएम है अ टाइगर इन द जू, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वर्कशीट में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ विद द आंसर्स। आप चाहें तो ऐसे कैसे याद भी कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और अगर बिल्कुल नए हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिल जाए जब भी कोई नया वीडियो अपलोड मैं करती हूँ। और पहले की भी जो 14 वर्कशीट्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। जो चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में इंक्लूडेड हैं आप उन्हीं की वर्कशीट्स को करिएगा। 1 से लेकर 10 तक की जितनी वर्कशीट हैं उनके सभी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके इस साल एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो वो आप देख लीजिएगा कि अगर वो कोर्स में नहीं है तो उस वर्कशीट को आप याद ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 कविताएं हम पढ़ने वाले हैं। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, एंड थर्ड वन इज़ अ टाइगर इन द जू। तो ये 3 पोएम हैं जो हम पढ़ेंगे। और इन तीनों पोएम के क्वेश्चन आंसर्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रीड द पोएम्स डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड अ टाइगर इन द जू एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन अबाउट 10 to 20 वर्ड्स। यानी 10 से 20 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर पोएम नहीं पढ़ी है तो आप अनीता शिक्षा चैनल पे जाके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आपको 10th क्लास का जो RBSE एंड CBSE का फोल्डर है उसमें सारे चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। पोएम भी आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। खुद पहले क्वेश्चन आंसर्स को करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आते हैं तो फिर याद करके फिर आप दोबारा से लिख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाट डिड द क्रो डू ऑन द पोएट, यानी कवि के ऊपर कौवे ने क्या किया। डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है उसका ये क्वेश्चन है। आंसर है द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। उत्तर में ये बताया गया है कि जो कौवा था उसने हिला के गिराई थी जो स्नो थी, यानी जो बर्फ़ थी, बर्फ़ के जो कण थे वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था और वहाँ से उसने वो डस्ट जो थी स्नो की, यानी जो स्नो के कण थे वो पोएट के ऊपर गिराए थे। नेक्स्ट देखिए, विच ट्री इज़ मेंशन इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में कौन से पेड़ के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर आप नाम याद कर लीजिएगा, हेमलॉक ट्री की बात की गई है। द हेमलॉक ट्री इज़ मेंशनड इन द पोएम। आप चाहें तो आप एक लाइन और इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री। उसको एक पॉइजनस ट्री माना जाता है, उसको एक अशुभ वृक्ष भी माना जाता है, जैसे कौवे को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू सम से अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर एंड आइस। यानी कि जो कविता है ये फायर एंड आइस का प्रश्न है कि इस कविता में कुछ लोग जो हैं वो क्या कहते हैं। द टू ओपिनियंस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो 2 विचार हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा, आर वो ये हैं कि दैट द वर्ल्ड विल एंड ईदर बाय फायर और बाय आइस, कि या तो दुनिया का अंत आग से होगा या बर्फ़ से होगा। और यहाँ पे आग और बर्फ़ जो है वो किसके साथ कंपेयर किया गया है। फायर इज़ डिज़ायर एंड आइस इज़ हेट। फायर जो है वो इच्छाओं के साथ कंपेयर किया गया है, जैसे इच्छाएं फैलती हैं वैसे आग जिस तरह से फैलती है वैसे ही इच्छाएं फैलती हैं। और आइस को हेट के साथ कंपेयर किया गया है कि नफ़रत, जिस तरह से आइस सब कुछ ठंडा कर देती है वैसे ही इंसान के सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसको नफ़रत जो है वो एकदम ठंडा कर देती है। तो ये 2 कारण हो सकते हैं दुनिया का अंत होने के। फायर को कंपेयर किया है डिज़ायर से और आइस को कंपेयर किया है हेट से। तो अग्नि और बर्फ़ दोनों से ही दुनिया का अंत हो सकता है, ये लोगों का मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज द टाइगर गो नियर द वाटर होल, कि जो टाइगर था वो वाटर होल के पास में क्यों गया।
यानी जहाँ पे पानी का स्थान होता है जंगलों में, वहाँ पर आते हैं सारे के सारे जितने भी जानवर होते हैं पानी पीने के लिए, उसकी बात की जा रही है। द टाइगर वेंट नियर द वाटर होल वेयर फैट डियर पास एंड ही गेट्स हिज फूड बाय किलिंग देम। यानी कि जो टाइगर था वो जो पानी का स्रोत था उसके पास में इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वहाँ से मोटा सा जो हिरन है वो गुजरने वाला था, यानी जाने वाला था पानी पीने के लिए, आना जाना लगा रहता है जानवरों का, तो उनको मार के वो अपना भोजन प्राप्त करता, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कंपोज द पोएम अ टाइगर इन द जू। यानी ये जो कविता है ये किसने कंपोज करी, यानी किसने लिखी है। द पोएम टाइगर इन द जू इज़ कंपोज बाय लिजल नॉरिस। तो ये जो कविता है ये लिजल नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। लास्ट क्वेश्चन है इसी वर्कशीट का, ये भी हम देख लेते हैं। इन योर ओपिनियन वेयर कैन अ टाइगर लिव इन his life happily in a zoo or in a wild forest? Give any one reason to support your answer. यानी आपके विचार से जो टाइगर है वो कहाँ ज़्यादा खुश रहता है, चिड़ियाघर में ज़्यादा खुश रहता है या जंगल में ज़्यादा खुश रहता है, और उसके लिए आपको एक तर्क भी देना है ताकि आप अपने आंसर को सपोर्ट कर सकें। इन माई ओपिनियन अ टाइगर लिव्स इन हिज लाइफ हैप्पीली इन अ वाइल्ड फॉरेस्ट। मेरे विचार से जो टाइगर है वो बहुत खुशी से जंगल में रह सकता है, बिकॉज इट लिव्स फ्री केयर फ्री लाइफ इन हिज नेचुरल हैबिटेट। क्योंकि अपने प्राकृतिक वातावरण में वो बहुत ही एकदम आज़ादी वाला जीवन और बिल्कुल केयर फ्री, यानी उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, इस तरह का जीवन वहाँ पे वो जीता है। ही वॉक्स हेयर एंड देयर इन द शेडो एंड अमंग लॉन्ग ग्रास एंड ही गेट्स हिज फूड बाय किलिंग एनिमल्स। और वहाँ पे वो अपनी मस्ती से इधर उधर घूमता है, छिप के बैठ जाता है और अपना शिकार जो है वहाँ पे वो प्राप्त करता है जानवरों को मारने के बाद। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। चलिए इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग वर्कशीट नंबर 16 भी कर लेते हैं। और ये जो वर्कशीट नंबर 16 है ये आपकी 2 कविताएं इसमें कवर कर रही हूँ मैं, फायर एंड आइस एंड टाइगर इन द जू। तो 2 कविताएं यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगी, फायर एंड आइस एंड दूसरी है अ टाइगर इन द जू। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर दीज क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जैसे यहाँ पे दीज होना चाहिए था, यहाँ पे देयर लिखा हुआ, उसको आप सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इस एक्सट्रैक्ट में से कुछ प्रश्न दिए हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। क्योंकि अब हमें इन पंक्तियों के अंदर से उत्तर लिखना है, तो इन पंक्तियों में ये कहा गया है कि कुछ कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, कुछ कहता है कि बर्फ़ से होगा, लेकिन यहाँ पे जो कवि है वो ये कह रहा है क्योंकि मैंने जो इच्छाएं हैं उनको चख लिया है, तो मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा, यानी मत देना चाहूँगा जो कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा। तो इन पंक्तियों के अनुसार क्वेश्चन के आंसर करने हैं। विच 2 ऑब्जेक्ट्स आर मैंशन इन दिस एक्सट्रैक्ट। कौन से 2 चीज़ें बताई गई हैं इस एक्सट्रैक्ट में, फायर एंड आइस बताई गई है, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑब्जेक्ट डज द पोएट फेवर। तो कर रहे हैं, तो विच ऑब्जेक्ट डज द पोएट फेवर, तो इस क्वेश्चन में जो पंक्तियां हमने पढ़ी हैं उसमें वो फायर को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि इस पोएम में वो दोनों को सपोर्ट करता है, लेकिन इन पंक्तियों के अनुसार वो फायर को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। अब यहाँ पर दूसरा जो एक्सट्रैक्ट आ गया ये दूसरी पोएम में से है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अब यहाँ पे जो पिंजरे के अंदर बंद किया गया है जिस टाइगर को, उसके बारे में बात चल रही है। अगर पोएम नहीं पढ़ी है तो आप अनीता शिक्षा पे जाके पहले पूरी पढ़ लीजिएगा। अब इसमें से हम आंसर हमारे को बताने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज़ टेकन फ्रॉम द पोएम, कि ये जो एक्सट्रैक्ट है ये कौन सी कविता में से लिया गया है। तो बच्चों अ टाइगर इन द जू जो कविता है उसमें से एक्सट्रैक्ट लिया गया है, तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज व्हाट डज द वर्ड हिज हेयर रेफर टू। तो यहाँ पे हिज जो है वो टाइगर के लिए यूज़ किया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब वर्कशीट नंबर 17 भी मैं कंटिन्यूएशन में आपको करवा देती हूँ। इसमें 3 कविताएं हम करने वाले हैं, अमांडा, एनिमल्स एंड द ट्रीज। तो ये जो 3 कविताएं हैं इनको भी हम पढ़ते हैं। अमांडा पोएम पढ़ेंगे, एनिमल्स पढ़ेंगे एंड द ट्रीज पढ़ेंगे। 3 पोएम हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं
जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। अब ये एक्सट्रैक्ट में क्या है, इसको पढ़ेंगे, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अमांडा पोएम में से लिए गए पंक्तियां हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो देखिए, अमांडा को जब उसकी मम्मी डांटती हैं तो वो यहाँ पर इन पंक्तियों में बताया गया है कि तुम अपने नाखून मत चबाओ, कंधों को उचका के मत बैठो और सीधी बैठो। तो इस तरह से उसकी मदर उसको टोकती हैं, वो इसमें बताया गया है। क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल इन द पोएम। पढ़ते ही हमें पता चल गया कि बच्ची का नाम तो है अमांडा, तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू अमांडा इन दीज लाइन्स। इन पंक्तियों में अमांडा को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो उसकी जो मदर है वो उसको बारी बारी कुछ संकेत करती हैं कि भाई तुम ये मत करो, वो मत करो। तो वो उसको ये भी कहती हैं, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत चबाओ, डोंट हच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को भी झुकाकर मत बैठो, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, झुक के कुबड़ करके मत बैठो, सीधा बैठो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। ये सारी बातें उसकी मदर कहती हैं, तो ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वापस से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, पहले इसको पढ़ते हैं कि कौन सी कविता का है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन about their condition, they do not lie awake in the dark and weep for their sins, they do not make me sick discussing their duty to God। अब ये जो चैप्टर है ये आपकी पोएम है, और कौन सी पोएम बच्चों की, वो शिकायत नहीं करते। तो कौन होते हैं, वो जानवर होते हैं। तो द एनिमल्स जो आपकी पोएम है उसमें से लिया हुआ एक्सट्रैक्ट है। तो क्वेश्चन है, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम, तो आंसर हो जाएगा एनिमल्स, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, यानी अपनी स्थिति के बारे में वो कभी भी शिकायतें नहीं करते हैं, दुखी नहीं होते हैं। तो कौन हैं, वो हैं एनिमल्स। तो आंसर हो जाएगा इसका एनिमल्स। व्हाट डज द वर्ड देयर हेयर रेफर्स टू। तो देयर किसके लिए यूज़ किया गया है, एनिमल्स के लिए यूज़ किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, वर्कशीट नंबर 18 भी आपको मैं करवा देती हूँ, जिसमें वापस से अमांडा पोएम को रिपीट किया गया है, साथ में एनिमल्स एंड द ट्रीज पोएम जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, तो यहाँ पर देखिए अमांडा, एनिमल्स एंड द ट्रीज, तीनों कविताओं में से प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, रीड द पोएम अमांडा, एनिमल्स एंड द ट्रीज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन अबाउट 10 to 20 वर्ड्स। 10 से 20 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैड हैबिट्स ऑफ अमांडा मेंशन्ड इन दिस पोएम। कि अमांडा की कौन सी खराब आदतें हैं जिनके बारे में इस कविता में बताया गया है। अमांडा बाइट्स हर नेल्स, अमांडा अपने नाखून चबाती है। शी हचेस हर शोल्डर, शी सिट्स आइडली, ईट्स चॉकलेट्स, शी इज सल्की एंड मूडी, शी इज़ इमेजिनेटिव। बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में, कि नाखून चबाती है, झुक के बैठती है, कमर को सीधा नहीं रखती है, अपना समय ख़राब करती रहती है, चॉकलेट्स खाती है, और उसका जो मूड है वो हमेशा अजीब सा रहता है, चिड़ी सी रहती है, और हमेशा ख्वाबों में, सपनों में खोई रहती है। तो ये सब चीज़ें उसके बारे में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज अमांडा वॉन्ट टू बी अ मर्मेड। अमांडा मर्मेड क्यों बनना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बी अ मर्मेड बिकॉज शी ड्रिफ्ट्स ब्लिसफुली इन एमराल्ड सी, एन्जॉयज कंप्लीट फ्रीडम एंड पीस ऑफ द सी। वो इसलिए मर्मेड बनना चाहती है, यानी मत्स्य कन्या की तरह बनना चाहती है, क्योंकि उसको जो हरा हरा समुद्र है उसके अंदर बहुत ही आनंद से जो लहरें हैं वो इधर से उधर उसके अंदर लहराती रहती हैं। वो बहुत मस्ती से अकेली पूरे उस समुद्र में रहती है और बहुत ही एंजॉय करती है, खुश रहती है, और वहाँ पे पूरी उसको आज़ादी होती है, शांत समुद्र होता है, कोई टोकने वाला नहीं होता, इसलिए वो ऐसा जीवन चाहती है। व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम द पोएम। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। द मैसेज फ्रॉम द पोएम एनिमल्स इज टू रिमूव ह्यूमन वीकनेस दैट दे हैव, दे लीव वाइसेस एंड अडॉप्ट वर्च्यूज़ फ्रॉम एनिमल्स। तो ये जो कविता है ये हमें ये संदेश देती है, एनिमल्स जो पोएम है वो हमें बताती है कि मनुष्य को अपनी कमज़ोरियाँ जो हैं उनको हटा देना चाहिए, एंड दैट दे हैव, जो भी उनके अंदर होती हैं, दे लीव वाइसेस एंड अडॉप्ट वर्च्यूज़ फ्रॉम एनिमल्स। अपनी बुराइयों को छोड़ के उन्हें एनिमल्स से कुछ सीख लेनी चाहिए और अच्छाइयों को वापस अपना लेना चाहिए, यानी सद्गुण जो हैं उनको अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कंपोज द पोएम एनिमल्स।
एनिमल्स पोएम किसने कंपोज करी यानी किसने लिखी है? वॉल्ट विटमैन कंपोज द पोएम एनिमल्स, तो वॉल्ट विटमैन ने कविता लिखी है। वॉट वॉज द कॉज ऑफ एम्प्टी ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के खाली होने का क्या कारण था? तो द ट्रीज चैप्टर में से क्वेश्चन है, मैन हैड यूज फॉरेस्ट फॉर देयर सेल्फिश एंड्स, मनुष्य ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरे जंगल को ख़त्म कर दिया। दे हैव यूज देम इन द डेकोरेशन ऑफ देयर हाउस, दिस इज़ द कॉज ऑफ एम्प्टी ऑफ द फॉरेस्ट, अपने घर को सजाने में उन्होंने पूरे जंगल को ख़त्म कर दिया, तो यही मुख्य कारण है जंगल के ख़त्म होने का। नेक्स्ट देखिए, द पोएट, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, वॉट इज़ द पोएट डूइंग इन साइड द रूम, कमरे के अंदर पोएट क्या कर रहे हैं? द पोएट इज़ राइटिंग लेटर्स वेन शी इज़ सिटिंग इन साइड द रूम, ये जब कवित्री कमरे में बैठी हैं तो वो पत्र लिख रही हैं। शी फील्स एम्बेरस्ड एट द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, और वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही हैं कि जंगल जो है वो वहाँ से डिपार्ट कर रहा है। अब बच्चों चलिए लास्ट एक और वर्कशीट नंबर 19 जो है वो भी आपकी पोएट्री सेशन में से है, तो इसको भी हम साथ के साथ कंप्लीट कर ही लेते हैं। इसमें आप पढ़ने वाले हैं पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स। ये भी हमने पढ़ा कि किस तरह से इस कविता में बहुत सारे जानवर हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। एक काले रंग का किचन है यानी बिल्ली का बच्चा है जिसका नाम है इंक, ये मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिख भी दिया है। लिटिल ग्रे माउस, एक छोटा सा ग्रे माउस है जिसको कि ब्लिंक कह के पुकारा जाता है, किचन को इंक कह के पुकारा जाता है। लिटिल येलो डॉग, पीले रंग का छोटा सा कुत्ता है जिसको मस्टर्ड कह के बुलाते हैं। और कवर्ड ड्रैगन यानी कि एक कायर ड्रैगन भी है जिसको कस्टर्ड कह के बुलाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो जानवर हैं ये रहते हैं एक साथ में, और इस पूरी कविता के अंदर आप इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ड्रैगन यानी ड्रैगन की कहानी। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम, तो ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पढ़ के आपको इनके आंसर्स करने हैं। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse, she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. पहला क्वेश्चन देखिए, what was the name of the kitten, यहाँ से आप याद कर लीजिएगा बहुत सिंपल तरीके से, मैंने सब चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, सेपरेट इसलिए लिखी है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द किचन, किचन का नाम क्या था, यहाँ पे दिया हुआ है इंक था, तो आप लिख सकते हैं इंक, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो गया। व्हाट नेम डिड शी गेव टू द माउस, माउस को क्या नाम दिया गया था, माउस को नाम दिया गया था ब्लैंक, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो गया सी। व्हाट डिड शी कॉल द ड्रैगन, ड्रैगन को वो क्या कह के पुकारती थी, तो ड्रैगन को वो कस्टर्ड कह के पुकारती थी, तो ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पर ए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड शी कॉल द ड्रैगन कस्टर्ड, वो कस्टर्ड कह के ड्रैगन को क्यों बुलाती थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है, यानी कि ये जो फोर्थ क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे मिलेगा। तो मैंने नीचे आंसर लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि ड्रैगन को कस्टर्ड कह के क्यों बुलाया जाता था। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम, अब इन प्रश्नों के उत्तर आप करिए। होम डिड बेलिंडा टिकल, बेलिंडा किसको टिकल करती है। अच्छा, ये पूरी जो कहानी है जो स्टोरी के रूप में हम पढ़ रहे हैं इस पोएम में, बेलिंडा जो है उसके पास हैं ये सारे के सारे जानवर। मैं स्टार्टिंग में मेंशन करना भूल गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बेलिंडा के सारे जानवर हैं ये। तो बेलिंडा ने इन सब के नाम रखे हैं। होम डिड बेलिंडा टिकल, किसको वो गुदगुदी करती थी बेलिंडा। द बेलिंडा टिकल द ड्रैगन बिकॉज इट वॉज हर पास टाइम, वो टिकल करती थी ड्रैगन को क्योंकि उसके साथ वो मस्ती करती थी, इस तरह से अपना समय जो है वो बिताते थे सब लोग। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड एनिमल्स मेक फन ऑफ ड्रैगन, ड्रैगन का मजाक जानवर कैसे बनाते थे। बेलिंडा मेक फन ऑफ द ड्रैगन बाय लाफिंग वेरी लाउडली दैट शी शुक द हाउस एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन हर लाफ इन द सेम मैनर, यानी बेलिंडा जो है वो मजाक बनाती थी ड्रैगन का और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती थी, और उसकी हंसी इतनी तेज़ होती थी कि पूरा घर जो है वो हिल जाता था और सारे जानवर उसकी हंसी में शामिल हो जाते थे, तो इस तरह उसका मजाक बन जाता था। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, वाई डिड शी कॉल द ड्रैगन कस्टर्ड, वो ड्रैगन को कस्टर्ड कह के क्यों बुलाती है। ड्रैगन वॉज नेम्ड कस्टर्ड बिकॉज ऑफ हिज टिमिडिटी, ही ऑलवेज क्राइड ऑफ ए नाइस सेफ केज वेयर ही कुड लिव इन, वो हमेशा ड्रैगन जो है वो रोता रहता था, ये शिकायत करता रहता था कि मुझे एक सुरक्षित पिंजरे के अंदर बंद कर दो जहाँ कि मैं रह जाऊँ, इसलिए सब उसको कायर समझते थे, उसको कायर कह के बुलाते थे। तो बच्चों आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में
आए होंगे और आप इन सबको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और इनको याद करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम इस वर्कशीट के साथ यहाँ पे हमारी पोइट्री सेक्शन को ख़त्म करके नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो अब हम करेंगे हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है उसकी वर्कशीट्स को। तो जाने से पहले अगर अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे और वीडियोस बना पाती हूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।